हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो के साथ हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको यह सीरीज पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न है, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी? पहला ऑप्शन पाकिस्तान के पूर्व जनरल अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, पाकिस्तान के पूर्व जनरल अयूब खान ने। ठीक है, अब मिल्खा सिंह जी से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों को देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, मिल्खा सिंह जी का निधन 18 जून को हुआ है। इनका निधन हुआ था पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के द्वारा। ठीक है भाई। इसके बाद हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि इनको फ्लाइंग सिख नाम दिया है पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने। इसके बाद मिल्खा सिंह जी की जो पत्नी थी निर्मल कौर जी, वो भी पूर्व भारतीय वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। ठीक है, उनका भी निधन कोविड-19 से ही हुआ था। इसके बाद उन्हें यह नाम पाकिस्तान के लाहौर में पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी अब्दुल खालिक को 200 मीटर रेस में हराने के कारण दिया गया था। ठीक है, और अब्दुल खालिक उस समय एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था और अब्दुल खालिक ने ही 1958 के एशियन गेम्स में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और मिल्खा सिंह जी ने 200 मीटर दौड़ में पाकिस्तान में अब्दुल खालिक को हराया था। इसीलिए जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख नाम दिया था। मिल्खा सिंह जी के बारे में एक दो पॉइंट और हम यही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट यह है कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, और एशियन गेम्स में इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर में, पहला 1958 में और दूसरा 1962 में। इसके अलावा देखिए, नंबर 2, 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में ये 4th स्थान पर आए थे, जिसमें इनका जो रिकॉर्ड था 45.73 सेकंड्स। ये 45.73 सेकंड्स का जो रिकॉर्ड है इनका, ये लगभग 40 सालों तक भारत में नेशनल रिकॉर्ड रहा है। ठीक है भाई। एक तीसरा पॉइंट एक और आपको याद होना चाहिए, मिल्खा सिंह जी को भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान मतलब पद्म श्री से भी नवाजा गया है। तो कुछ पॉइंट्स जो पहले स्लाइड में थे वो, और उनके साथ साथ ये 2-3 पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हटने के साथ ही विंबलडन से भी अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है चीन की, जापान की, थाईलैंड की या फिर ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई नाओमी ओसाका हैं जापान की खिलाड़ी। ठीक है, देखिए, पहला नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं और ये वर्ल्ड में नंबर 2 की टेनिस खिलाड़ी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ नंबर 1 का भी पता होना चाहिए। तो नंबर 1 जो खिलाड़ी हैं वो हैं एशले बार्टी। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं टेनिस में वो हैं एशले बार्टी,
और इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है भाई। अब देखो इन्होंने अपना नाम वापस क्यों लिया? अवसाद या चिंता जैसी परेशानियों का हवाला देते हुए इन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, आगे देखिए 18 और 19 जून 2021 को शुरू हुए भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास INEU नेव 4 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, भूमध्य सागर या फिर बिस्के की खाड़ी। तो इसका सही जवाब है अदन की खाड़ी में। देखिए भारतीय ये तो हमें पता लग गया कि कहां पर हो रहा है, ये अदन की खाड़ी में। इसमें लगभग 4 नौसेनाओं के 50 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अगला, अब जो 4 नौसेना है ना, उनके नाम आप याद रख सकते हैं। नंबर 1 भारत के साथ कौन है? इटली, स्पेन और फ्रांस। ठीक है, एक बार आप जो ये अदन की खाड़ी, इसकी पोजीशन देख लीजिए। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो ये है हमारा इंडिया। ठीक है भाई, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा ये हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो यमन है, यमन के नीचे का ये हिस्सा, ये समुद्री हिस्सा, ये है भाई अदन की खाड़ी। अगर आप देख पा रहे हैं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर और यमन के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये है आपकी अदन की खाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये भारत के कुछ मुख्य नौसैनिक अभ्यास हैं जो भारत दूसरे देशों के साथ करता है। तो इनके नाम याद रखने का सबसे आसान तरीका है, कुछ कुछ तो नहीं, मैक्सिमम नाम ऐसे हैं जिनका देशों के मतलब जो जिनके नाम में ही देशों के नाम शामिल हैं। देखिए पहला है स्लिनेक्स, तो इसमें जो LSL है वो हो गया श्रीलंका, और IN है इंडिया, EX एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो ये जो हुआ स्लिनेक्स, ये हुआ श्रीलंका इंडिया। सेकंड है GMAX, तो J से जापान और I से इंडिया। ठीक है भाई, ऐसे ही तीसरा, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा और ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी है, ये एग्जाम में पूछते हैं। इंद्र, भारत का जो नौसैनिक अभ्यास है इंद्र, वो भारत किस देश के साथ करता है? तो इसका आंसर है आपका रशिया। ठीक है, इधर लिखा भी है रशिया। फोर्थ है IMCOR, तो भाई I से हो गया इंडिया, M से हो गया मलेशिया। ठीक है, अगला है सिम्बेक्स, तो ये हुआ हमारा सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट है नसीम अल बहार ओमान के साथ, जाहिर अल बहार कतर के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, इंडो थाई कॉर्पेट, थाई इसमें आ ही चुका है पहले ही, तो ये थाईलैंड के साथ है। ओमिदर ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ। मालाबार एक्सरसाइज ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। मालाबार एक्सरसाइज की स्पेलिंग यहां पर गलत है। ठीक है, ठीक है, जो मालाबार एक्सरसाइज है वो जापान, अमेरिका और इंडिया, ये आप अच्छे से समझ लेना या फिर अच्छे से आप याद कर लेना। मालाबार जो एक्सरसाइज है वो 3 देशों के साथ होता है, भारत, जापान और USA। तीसरा है बेंगो सागर और INBN कॉर्पेट, ये है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, शिंजो आबे, एंटोनियो गुटेरेस, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर बान की मून। इसका सही जवाब है एंटोनियो गुटेरेस। अब जो बान की मून है वो इनसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे, एंटोनियो गुटेरेस से पहले। हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, आगे देखिए।
अब ये जो उनका नया कार्यकाल शुरू होगा ये होगा 1 जनवरी 2022 से। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि इनको नियुक्त किया गया है दूसरे कार्यकाल के लिए, सेकंड। इससे पहले भी एंटोनियो गुटेरेस ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे। ठीक है, ये लिखा कि दूसरा कार्यकाल है और ये कार्यकाल इनका समाप्त होगा 31 दिसंबर 2026 को। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आजादी का महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर या फिर गांधीनगर? इसका सही जवाब है जबलपुर में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। पहला तो यही कि कार्यक्रम आयोजित कहां किया गया है? जबलपुर में। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है भाई, आगे चलिए। विश्व सिकल सेल या फिर वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? देखिए भाई, ऑप्शन है 18 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून। इसका सही जवाब है 19 जून। ठीक है, अब सिकल का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है हंसिया। शायद कुछ बच्चे समझ पाए, या फिर आप इसको कह सकते हैं दराती। ठीक है, अब देखिए, पहला तो यही कि 19 जून को मनाया जाता है। ये आनुवांशिक बीमारी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आनुवांशिक है तो संक्रामक नहीं होगी। ठीक है भाई, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि सिकल सेल जो डिजीज है वो आनुवांशिक है, संक्रामक नहीं है। इसके अलावा भारत में ये कई जनजातीय समूह में पाई जाती है। अब एक बार देख लीजिए, ये जो बीमारी है ना, ये है आरबीसी से संबंधित, रेड ब्लड सेल्स से संबंधित बीमारी है। अब देखो चित्र में देखिए, जो नॉर्मल ब्लड सेल्स है आरबीसी वो हमारा ऐसा होता है, लेकिन ये जब सिकल सेल हो जाता है तो ये ऐसा देख रहे हैं आप। अभी जैसे हमने बात की थी ना, सिकल की तरह, दराती की तरह मुड़ जाता है ऐसे सी शेप में। ये जो सिकल शेप आरबीसी होते हैं, ये वाले, ये कठोर हो जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे ये शरीर में हमारे जमने लगते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की शरीर के कुछ भागों में कमी हो जाती है और इसी से ही एनीमिया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 17 जून। इसका आंसर है, या फिर ये कहो कि इसका आंसर भी है 19 जून। देखिए 19 जून को मनाया जाता है, ये हमने बात कर ली। संघर्ष से संबंध, अब ये जो अर्थ है ना, इसका अर्थ देख लीजिए आप। संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा का तात्पर्य है यौन दास्ता, बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भावस्था, जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी या फिर जबरन विवाह। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आम चुनाव 2019 एटलस किस संस्था ने जारी की है? ऑप्शन देखिए, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका सही जवाब है चुनाव आयोग। तो आम चुनाव 2019 एटलस चुनाव आयोग ने जारी की है। देखिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने जारी की है। इस एटलस में चुनाव से संबंधित सभी डेटा और सांख्यिकीय आंकड़े शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से समझ लेना या फिर याद कर लेना। और प्रश्न है कि हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन इंदिरा नूई, सत्य नडेला, सुंदर पिचोई या फिर बिल गेट्स। तो भाई इसका जवाब है सत्य नडेला को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब देखिए,
सत्य नडेला को चेयरमैन बनाया गया है और इन्होंने स्थान लिया है जॉन थॉमसन का। एक और चीज जो आपको याद करनी चाहिए वो ये कि इससे पहले जो सत्य नडेला हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में ही सीईओ के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, और जहां तक बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की थी। ठीक है भाई, 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन ये है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झांसी, मुरैना, ग्वालियर या फिर जबलपुर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जब हमें पता नहीं होता तो हम झांसी ही लगा के आएंगे, लेकिन झांसी इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है ग्वालियर। अब ये चर्चा में क्यों है? तो इसका रीजन है कि 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इनकी समाधि कहां पर है? ग्वालियर में। ठीक है भाई, अब ये इसका कोई प्रश्न तो नहीं है, ये नहीं बनाया। ये कुछ योजनाएं हैं, अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क। अगर आपसे एग्जाम में इनमें से किसी भी योजना का नाम पूछे कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये सभी योजनाएं सड़क परिवहन से संबंधित हैं। और सड़क परिवहन में भी ये सभी योजनाएं बीआरओ के अंतर्गत आती हैं। बीआरओ को शायद आपको पता हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस किस मंत्रालय ने जारी की है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तीसरा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही जवाब है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आगे देखिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको जारी किया है। अब देखिए, अहमदाबाद में इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने यह एटलस प्रकाशित की है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 19 जून। इसका सही जवाब होगा 19 जून। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी दिवस मनाया जाता है 18 जून को। और इसका जो संबंध है वो है पाक कला से। पाक कला खाना बनाने से संबंधित विधियां या फिर शैलियां, खाना पकाने की शैली, स्थानीय भोजन और व्यंजन संबंधित हैं। आगे चलते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना या फिर याद कर लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने जूनटीन्थ को नेशनल हॉलिडे घोषित किया है? जूनटीन्थ, देखिए भाई, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो जूनटीन्थ है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जून और दूसरा 19। ठीक है ना, मतलब आसान शब्दों में कहें तो 19 जून। तो 19 जून को किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? ये प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जूनटीन्थ को नेशनल हॉलिडे घोषित किया है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जून और 19 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि इन्होंने इसको नेशनल हॉलिडे घोषित क्यों किया है? 1865 में दास्ता का जीवन जी रहे अफ्रीकी अमेरिकियों को स्वतंत्र घोषित किया गया था। इसी दिन 1865 में
जो अफ्रीकी और अमेरिकी थे, जो दासता का जीवन बिता रहे थे, उनको स्वतंत्र घोषित किया गया था। इसीलिए अमेरिका ने 19 जून को, जून 10 को नेशनल हॉलिडे घोषित की है। ठीक है, आगे देखिए। अब प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां खोजा गया है। हीरा की ऐसे आएगा, ठीक है। तो प्रश्न ऑप्शन देखिए, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे या फिर भारत। तो इसका सही जवाब है बोत्सवाना। अब बोत्सवाना की अगर हम पोजीशन देखें तो मैप तो नहीं बन पाएगा साला। ये ठीक है। बेटा लिख दिया ना, तो हीरा हम्म, में लिखे ये मैंने फोटो भेजी है उसको। कहना पड़ेगा कि पढ़ा लिखा है भी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया है। ठीक है भाई, ये हीरा थोड़ा गलत लिखा है। देखिए, ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे या फिर भारत। इसका सही जवाब है बोत्सवाना में। देखिए, बोत्सवाना में पाया गया है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये है 1098 कैरेट का। ठीक है भाई, पहला दूसरा भी जान लीजिए। जो पहला हीरा बना था सबसे बड़ा, वो था 3106 कैरेट का 1905 में, ये मिला था साउथ अफ्रीका में। और दूसरे का है 1111 कैरेट, ये 2015 में बोत्सवाना में ही मिला था। इसके अलावा जो दो बातें हमने करी हैं वो भी थोड़ा ध्यान देना, कि बोत्सवाना से एक तो मकर रेखा गुजरती है, ठीक है भाई, और दूसरा बोत्सवाना में एक नदी बहती है जिसका नाम है लिम्पोपो, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, विश्व शांति सूचकांक 2021, अगर इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, ग्लोबल ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। 10वां, 135वां, 140वां, 138वां। इसका सही जवाब है 135। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले स्थान पर है आइसलैंड, और जो सबसे आखिरी में है वो लगातार 4 सालों से अफगानिस्तान है। ठीक है, अब इसकी घोषणा करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, सिडनी, ये इसकी घोषणा करता है। और भारतीय रैंक हमने डिस्कस कर ली है, वो है 135। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के किस से, हाँ, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के 5वें महासागर के रूप में किसे घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य। अब पहले तो इस पे गौर करो भाई, ये तो महासागर ही नहीं है, ये सी है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में सागर कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रखा है महासागर मतलब कि ओशियन, तो ये तो ऑप्शन में जा ही नहीं, आंसर में जा ही नहीं सकता। इसका सही जवाब है ये दक्षिणी महासागर। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 4 महासागर, या फिर हमको तो पहले से, हमने तो 5 ही पढ़ रखे हैं। पहला ये रहा प्रशांत महासागर, ठीक है भाई, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा तीसरा है हिंद महासागर, ठीक है, चौथा है आर्कटिक महासागर,
और जो ये महासागर है ना, नाम तो हम इसका पहले से जानते हैं, सदर्न ओशियन या फिर दक्षिणी महासागर, लेकिन हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक ने इसको महासागर की मान्यता दे दी है। ठीक है, आगे देखिए, पांचवा महासागर कौन सा है, हमने अभी बात की है। ठीक है भाई, दक्षिणी महासागर, और ये इसको मान्यता किसने दी है, नेशनल ज्योग्राफिक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जो भी क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड हों, राज्यों से रिलेटेड हों, वो थोड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, रायथू बंधु नामक, ये भाई नामक है, रायतू बंधु नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। रायतू बंधु नामक योजना तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है। अब देखिए कि इस योजना में है क्या। ये योजना है किसानों के कल्याण के लिए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें किसानों को प्रति सीजन 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। अब जिससे किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीद सकेंगे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रश्न यह है कि हाल ही में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विराट कोहली, एमएस धोनी, जसप्रीत बुमराह या फिर युवराज सिंह। इसका सही जवाब है युवराज सिंह। अगर देखो हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली को अभी हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह को वन प्लस जो स्मार्टफोन की कंपनी है उसके वियरेबल कैटेगरी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं अभी जसप्रीत बुमराह। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये हो गया कि युवराज सिंह बने हैं, विराट कोहली का डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, ताइक्वांडो में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन, अरुणा तंवर, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, मेघा राज। इसका सही जवाब है अरुणा तंवर जी। ठीक है, तो ये पहली भारतीय महिला हैं जो ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई जिन्होंने किया है। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2021 को मनाया गया, उसकी थीम क्या है। ऑप्शंस देखिए, योगा फॉर फिजिकल हेल्थ, योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा फॉर वेलबीइंग वेलनेस या फिर योगा फॉर साइकोलॉजी हेल्थ। इसका सही जवाब है योगा फॉर वेलबीइंग। याद रखना, थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 2020 की थीम ये है, 21 की थीम है वेलबीइंग वेलनेस। हालांकि ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि करंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो 2020 की थीम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 2015 में। अगला पॉइंट लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते समय 21 जून को इस दिन का सुझाव दिया गया था। उसका रीजन था कि एक तो ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, इसमें जो सूर्य है वो थोड़ा जल्दी उगता है और थोड़ा देर से डूबता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसी साल जो संस्कृति मंत्रालय है हमारा, उसने योग एक भारतीय विरासत है, इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जिसमें उन्होंने 45 मिनट के योग के बाद 30 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर कावेरी। तो पंचगंगा नदी
कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब पंचगंगा नदी चर्चा में क्यों है, इसे समझते हैं। पहले तो पंचगंगा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बहती है, ठीक है भाई, ये आप याद रखना। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र के जो कोंकण रीजन है और जो पूना रीजन है, और पूना रीजन में भी अगर हम बात करें तो कोल्हापुर की, और कोंकण रीजन में बात करें तो रायगढ़ की, ठीक है। तो यहां पर पंचगंगा नदी में जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है, ठीक है, इसीलिए ये नदी चर्चा में है। पंचगंगा नदी का निर्माण भी 4 नदियों से होता है, कसार, कुंभी, तुलसी और भोगवती। इनके पानी से मिलकर पंचगंगा नदी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए मैंने पहले भी समझाया आपको, जो भी राज्य विशेष का प्रश्न हो उसको थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण उसको मान लेना और उसको थोड़ा अच्छे से याद करना या समझना। आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसके अंतर्गत माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान है। ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ओडिशा सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है, जिसके तहत अनाथ हुए बच्चों के लिए विशेष सहायता दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें सहायता किस प्रकार दी जाएगी और कितनी दी जाएगी। अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है तो उसको 2500 रुपए महीने दिए जाएंगे, ठीक है भाई, और ये उन्हें दिए जाएंगे 18 साल तक। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 20 जून, 21 जून, 22 जून या फिर 23 जून। इसका सही आंसर है 21 जून, सॉरी 21 जून को ही हमने पढ़ा था कि 7th विश्व योगा दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और हाँ, ये सबसे पहले बनाया गया था 1982 में फ्रांस में। विश्व संगीत दिवस सबसे पहले फ्रांस में 1982 में मनाया गया था, ठीक है भाई। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तमिलनाडु सरकार ने किया है। अब ये जो परिषद है ना, इसमें किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है एक बार ये देख लीजिए। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और अर्थशास्त्री जीन रीज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण। ये व्यक्ति हैं जो तमिलनाडु सरकार में जो आर्थिक सलाहकार परिषद होगी उसमें शामिल होंगे। अब देखिए इस परिषद का काम क्या है। राज्य सरकार परिषद की सिफारिश के आधार पर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी, एक ये, और दूसरा आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, सरकार यह सुनिश्चित करेगी इस परिषद के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मेकेदातु बांध परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है। ऑप्शन कृष्णा नदी, कावेरी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर पेरियार नदी। इसका सही जवाब है कावेरी नदी। मेकेदातु बांध परियोजना कावेरी नदी पर विकसित की जा रही है। अब देखिए सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या क्या याद होना चाहिए। पहला कि कर्नाटक सरकार द्वारा यह योजना विकसित की जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किन दो राज्यों के बीच में मेकेदातु परियोजना को लेकर विवाद है, तो वो दो राज्य होंगे कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इस योजना को लेकर विवाद है। अगला एक जो मुख्य उद्देश्य है इस परियोजना का, वो है बेंगलुरु को पीने के पानी की आपूर्ति करना, ठीक है। ये पीना ऐसे होगा,
आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, ईरान के नवनियुक्त राष्ट्रपति बने हैं हसन रूहानी, इब्राहिम राइसी, मोहम्मद बिन सलमान या फिर इसाक हरजोग। अब देखिए समझिए, हसन रूहानी ईरान के इससे पहले राष्ट्रपति थे, तो ये नहीं है। इसका सही जवाब है इब्राहिम राइसी। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान का संबंध सऊदी अरब से है। इसाक हरजोग, ठीक है, इनको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इजराइल के ये हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है भाई, इसाक हरजोग इजराइल के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। और हमारा जो ईरान जो क्वेश्चन है, इसके सही उत्तर है इब्राहिम राइसी। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है भारत, जापान, फ्रांस या फिर अमेरिका। इसका सही जवाब है जापान। जापान द्वारा वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की गई है। इसका अर्थ यह है कि जापान में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, केवल वही एयर ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में, ये हाल है, ठीक है, हाल ही में किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, ऑप्शन है 2021 तक, 2023 तक, 2024 तक या फिर 2022 तक। इसका सही आंसर है 2024 तक। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। ठीक है भाई, इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया है, 4E फॉर्मूला। अब इस 4E में क्या क्या होंगे देखिए, इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। इन 4E के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। एक छोटा सा फैक्ट है, ये देख लीजिए, विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में विश्व के वाहनों का लगभग, अगर वाहन देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा है भारत में वाहनों का। वहीं हम जब देखते हैं सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग मरे हैं, तो विश्व के लगभग 11% मौतें सड़क दुर्घटनाओं की वो भारत में होती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन वन प्लस के, अभी वीडियो के पहले हमने ये स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था कि वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं जसप्रीत बुमराह, और ये भी इसमें बने हैं, ये बने हैं वियरेबल कैटेगरी के। ठीक है भाई, वियरेबल कैटेगरी का मतलब होता है हाथ में पहनने समय, जैसे घड़ियां होती है ना, स्मार्ट वॉचेस, ऐसा, उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है आपके पास, A 40, B 45, C 43, 43 या फिर D 51। इसका सही जवाब है C 43rd रैंक भारत को मिली है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने, स्पेलिंग गलत लिखी है यहां पर, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्थान है वो प्राप्त किया है वेनेजुएला ने। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी या फिर नेमार। इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केनेथ डेविड बुच्चिजियाकोंडा का निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कि हाल ही में केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया है, यह किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए, ऑप्शन है आपके पास, नाइजर, केनिया, जाम्बिया या फिर दक्षिण सूडान। इसका सही जवाब है, ये थे जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति। एक और यहां पर बात है कि जो जाम्बिया है, पहली तो बात आपको याद रखना है, वो है
अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और जाम्बिया में एक नदी बहती है जाम्बेजी। वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में केनेथ डेविड बुचिजिया कोंडा का निधन हो गया है, यह किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन आपके पास नाइजर, केनिया, जाम्बिया या फिर दक्षिण सूडान। इसका सही जवाब है जाम्बिया। केनेथ डेविड जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है भाई। अब इसमें एक दो बातें आप याद कर लीजिए। पहला, जो जाम्बिया है वो आता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, पहला। और दूसरा, जाम्बिया में एक नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी। जो जाम्बेजी नदी है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दो देशों की वो पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है, ठीक है भाई। जाम्बेजी रिवर अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। हाँ, एक और चीज, जो श्री कोंडा जी हैं उन्होंने राष्ट्रपति रहे थे वो 1964 से 1991 तक, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट है कि जाम्बिया जो है उन्होंने आजादी प्राप्त की थी 1964 में ही ब्रिटेन से, ठीक है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।